हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के थर्ड सेशन में हैं। तो पहले दो सेशंस में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे विथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इफ अ फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन एन एक्वेरियम containing sea water, will the fish be able to survive? Explain giving reasons. तो एक फ्रेश वाटर फिश है जो ओरिजिनली फ्रेश वाटर में रहती है, उसको आपने एक एक्वेरियम में रख दिया जहाँ पे सी वाटर है यानी सलाइन वाटर है। तो क्या वो फिश अपने फ्रेश वाटर को छोड़ के सलाइन वाटर में सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और आपको एक्सप्लेन करना है और रीजंस बताने हैं कि जो भी होगा वो क्यों होगा। हमें तो सबसे पहले पता रहना चाहिए कि ये फिश है, एक एक्वेटिक एनिमल है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के जो सर्वाइवल के कंडीशंस हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स के कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल हैं, उसके लिए सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या क्या आ जाएगा, तो हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन आ जाता है, पीएच आ जाता है एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। यानी केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर की मायने रखती है, देन पीएच यानी H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, एंड फाइनली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी इम्पोर्टेंस रखता है। Then the salinity of water determines the ability of an organism to thrive in such an environment. और हमारे पास जो salinity है यानी salt concentration है water का, वो भी determine करता है कि organism उस water में survive कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस जो है वाटर के हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम आते हैं कि अडेप्टेशन टू वाटर में क्या होगा कि एक फ्रेश वाटर फिश थी, आपने उसको एक्वेरियम में रख दिया जहाँ पे सी वाटर है, तो फिश कैसे अडेप्ट करेगी, अडेप्ट कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। जो फ्रेश वाटर होता है इट कंटेन्स लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन देन सी वाटर। ये तो हमें पता है कि फ्रेश वाटर में जो है लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं दे हैव अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इनसाइड देन द आउटर वाटर बॉडी। तो आप ही सोचिए कि ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पे फिश है, इस फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, तो फिश के अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो इस वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो फिश के अंदर का एनवायरनमेंट इज अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट देन द आउटर वाटर बॉडी। ये तो हमें समझ में आ गया। Therefore, they produce urine in large volumes since there is a continuous inflow of water. तो आप ही सोचिए कि अंदर हाइपरटोनिक है और बाहर हाइपोटोनिक है, बाहर से वाटर हमेशा अंदर आना चाहेगा, तो फिश यूरिन भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी बिकॉज कंटिन्यूसली वाटर जो है अंदर आ रहा है। जो फ्रेश वाटर फिशेस है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स को एक्सक्रीट करेंगे क्योंकि उतना ही फ्लूइड उनके अंदर भी जा रहा है। देन if a fish from fresh water is shifted to an aquarium containing sea water, तो हमने क्या किया है, एक फ्रेश वाटर फिश को हमने एक एक्वेरियम में डाल दिया है जहाँ पे सी वाटर है यानी कि हाइपरटोनिक मीडियम है। तो अब क्या होगा, इट विल रैपिडली स्टार्ट टू लूज वाटर बाय एक्सोस्मोसिस। तो अब अगर हमने इस फिश को बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर में रख दिया तो पानी इससे बाहर जाने लगेगा, इस फिश से बाहर जाने लगेगा, एंड जो फिश होगी वो सीवियरली डिहाइड्रेट हो जाएगी। ऑल्सो द फ्रेश वाटर फिशेस लैक एन ओस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म टू एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट कमिंग थ्रू द सी वाटर। तो पहला तो क्योंकि बाहर का वाटर बहुत ही हाइपरटोनिक है तो पूरा पानी उस फिश से निकल जाएगा। उसके बाद भी जो ये फिश होती हैं उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ओस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिससे वो अपने
जिससे वो अपने जो जो एक्सेस सॉल्ट आ रहा है उसको वो ओस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म से बाहर फेंक पाए। तो इवेंचुअली जो फिश है उसकी डेथ हो जाती है। यानी उसके पास मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो उस सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर पाए, तो फाइनली वो जो फ्रेश वाटर फिश है उसकी डेथ हो जाती है। क्या होता है? फाइनली हमें क्या समझ में आया कि जो फ्रेश वाटर फिश है अगर हम उसको एक्वेरियम में रख देते हैं जहाँ सी वाटर है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ना तो उसके पास ओस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है और वो डिहाइड्रेशन के चलते पूरी तरह से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी उस सी वाटर में। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई डू ऑल द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स व्हेयरएज मेजॉरिटी ऑफ मराइन ऑर्गेनिजम्स लैक देम? तो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ मराइन ऑर्गेनिजम्स है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हमारे पास हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे सर्वाइव इन वाटर व्हिच हैज अ लोअर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर्ड टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, नाम से ही पता चल रहा है कि पानी में जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है तो हमारे पास और ये किसके कंपैरिजन में है? तो इन कंपैरिजन टू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो देयर इज कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर टू बैलेंस इट्स हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी फ्लूइड। क्या होता है कि जो अंदर में हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड है उसके लिए कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर होते रहता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो क्योंकि इस फिश के अंदर ही ज्यादा सॉल्ट है तो कंटिन्यूअसली पानी आते रहेगा इस हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है कि जो इतना सारा पानी इनके अंदर आ रहा है बिकॉज इनके अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर आ रहा है, तो अब इस एक्सेस वाटर को इनको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो इसके लिए इनके पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कि ये एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट आउट कर सके। देन ये तो हमने देख लिया कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में क्यों होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्योंकि वो एक्सेस वाटर को बाहर फेंक सके। पर जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्यों नहीं होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स? तो जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं दे सर्वाइव इन सी वाटर, ये तो हमें पता है कि वो सी वाटर में रहते हैं। उसके बाद वो सी वाटर में रहते हैं जिसमें हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है एज कम्पेयर टू द बॉडी। अब इस फिश में बाहर में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? हम अपने बॉडी से सॉल्ट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है हाइपोटोनिक है and also they will excrete very small amounts of urine to conserve water। तो ये वाटर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट आउट करेंगे, क्योंकि क्योंकि इन्हें वाटर को कंजर्व करना है। इसीलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की जरूरत ही नहीं है एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये तो वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं। तो हमें वाटर कंजर्व नहीं करना है इस केस में। हमें क्या करना है कि हमें वाटर को हमें जो है वाटर को कंजर्व करना है, ना कि एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। इसीलिए ये जो मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें एक्सेस वाटर को रिमूव ही नहीं करना होता है। सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3 की फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के पास तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, पर जो हमारे पास
मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते, वो इनको लैक करते हैं। Then we come to question number 4. Define heliophytes and ceophytes. Name a plant from your locality that is either heliophyte or ceophyte. अभी हमें पहले तो हीलियोफाइट और सियोफाइट को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें एक प्लांट बताना है फ्रॉम द लोकेलिटी जो कि हीलियोफाइट है या सियोफाइट है, यानी एक एक एग्जाम्पल देने हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीलियोफाइट? सो हीलियोफाइट का मतलब है जो प्लांट्स दैट रिक्वायर हाई सनलाइट इंटेंसिटी टू ग्रो। तो जो भी प्लांट्स जिनको हाई सनलाइट इंटेंसिटी चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो, उनको हम नाम दे देंगे एज हीलियोफाइट्स। सो हाई सनलाइट इंटेंसिटी, एच से हम याद रखेंगे हाई सनलाइट हीलियोफाइट्स। ठीक है, हाई सनलाइट इंटेंसिटी जिनको चाहिए रहती है उनको हम हीलियोफाइट्स बोलते हैं, एंड उनको हम सन लविंग प्लांट्स भी कहते हैं। सो सन लविंग प्लांट्स जो है वो हमारे पास हो गए हीलियोफाइट्स, और सनफ्लावर जो है विच इज कॉमनली फाउंड इन आवर लोकेलिटी, उसको हम हीलियोफाइट कह सकते हैं। देन सियोफाइट, अब नाम से ही दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, तो सियोफाइट क्या होगा? सो सियोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट रिक्वायर लो सनलाइट इंटेंसिटी टू ग्रो। तो जो सियोफाइट है उसको लो सनलाइट इंटेंसिटी चाहिए रहेगी ग्रो करने के लिए, तो हमारे पास लो सनलाइट इंटेंसिटी एंड, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोल देंगे शेड लविंग प्लांट्स, कि इनको तो शेड पसंद है, तो ये शेड लविंग प्लांट्स हैं, इनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा हमारा सियोफाइट्स। और अगर हम सियोफाइट्स का एग्जाम्पल देना चाहें तो सियोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? तो जो भी हमारे पास हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं उनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती इन ऑर्डर टू ग्रो। सो हर्ब्स और शर्ब्स हमारा आ जाएंगे इन सियोफाइट्स। सो ये हुआ हमारा हीलियोफाइट्स और सियोफाइट्स को हमने डिफाइन कर दिया, एंड देन हमने एक एक एग्जाम्पल दे दिया अपने लोकेलिटी से कि हीलियोफाइट्स कौन से होते हैं एंड सियोफाइट्स कौन से होते हैं। नाउ दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू सबमर्ज्ड प्लांट्स रिसीव वीकर इल्यूमिनेशन देन एक्सपोज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन अ लेक? तो सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं? जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्यों सबमर्ज्ड प्लांट्स को वीकर इल्यूमिनेशन मिलता है देन एक्सपोज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन अ लेक। तो उनको क्यों कम सनलाइट मिलता है जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो सबमर्ज्ड प्लांट होंगे तो लाइट उतनी ज्यादा उन तक कहाँ पहुंचेगी? सो जो लाइट इन वाटर होती है, तो विजिबल रेंज ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड एनर्जी। ये तो पता है हमें कि डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड एनर्जी हो सकता है विजिबल रेंज ऑफ लाइट का। ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द वाटर। तो जो सारा वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है वो सारा तो डीप इनटू द वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, एंड द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन बीइंग अ फंक्शन ऑफ द एनर्जी कैरीड बाय द वेवलेंथ। तो किसका कितना पेनिट्रेशन होगा वो तो डिपेंड करेगा कि किस लाइट का कितना वेवलेंथ है। सो वेवलेंथ और पेनिट्रेशन जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिस लाइट का जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा? उसकी उतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी और वो उतना ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस इन इल्यूमिनेशन क्यों देखने को मिलता है? तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं दे आर फाउंड ऑन द वाटर सरफेस, तो वो हाई इंटेंसिटी सनलाइट को एक्सपोज होते हैं। तो आप ही सोचिए कि ये अगर सरफेस के ऊपर है तो डायरेक्टली सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, लेकिन जो प्लांट सबमर्ज्ड हैं, पानी के अंदर हैं, वो तो सरफेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही डीप है। सो दे कैन नॉट कैप्चर डायरेक्ट सनलाइट। ऑब्वियस सी बात है कि वो डायरेक्ट सनलाइट को तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो सनलाइट को क्या करना पड़ेगा? सनलाइट हैज टू क्रॉस थ्रू द अपर लेयर्स ऑफ वाटर बॉडी टू रीच द सबमर्ज्ड प्लांट्स। जाहिर तो ऑब्वियस है कि जो सनलाइट है उसको लेयर्स ऑफ वाटर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो मल्टीपल वेवलेंथ जो है फिल्टर हो जाएंगे ड्यू टू लोअर एनर्जी। अब आप ही सोचिए कि हर बीम ऑफ लाइट जो सनलाइट की आएगी
क्या वो सबमर्ज्ड प्लांट्स तक पहुंच पाएगी? तो जिनका वेवलेंथ ज्यादा होगा, उनका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, तो हो सकता है वो पहुंच जाए। पर जिनका वेवलेंथ कम है, उनका पेनिट्रेशन भी कम होगा, तो वो नहीं पहुंच पाएंगी। यानी यहाँ पे बहुत सारी जो मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं वो फिल्टर हो जाएंगी, एंड दे वोंट बी एबल टू रीच हमारा जो ग्रेट डेप्थ्स ऑफ वाटर, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये कारण होता है कि सबमर्ज्ड प्लांट्स को वीकर इल्यूमिनेशन रिसीव होता है देन एक्सपोज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन अ लेक। सो ये रीजन होता है। पहला तो हो गया हमारे पास कि वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट लाइट को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि सबमर्ज्ड हैं तो सारी वेवलेंथ्स उन तक पहुंच नहीं पाएंगी, तो उनको जो है वीकर इल्यूमिनेशन मिलेगा देन द फ्लोटिंग प्लांट्स इन अ लेक। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। In a seashore, the benthic animals live in sandy, muddy, and rocky substrata and accordingly develop the following adaptations: burrowing, building cubes, holdfasts, and peduncle. तो हमारे पास जो सी शोर होता है, वहां पे बेंथिक एनिमल्स होते हैं। दे लिव इन सैंडी, मडी एंड रॉकी सबस्ट्रेटा। तो जो हमें बताना है कि कौन सा एनिमल जो है कौन सा अडेप्टेशन करता है। सो सबस्ट्रेटम फॉर बरोइंग हमें बताना है कि कहाँ पे बरोइंग एनिमल करना प्रेफर करेगा। सो बरोइंग इज एन अडेप्टेशन शोन बाय एनिमल्स सच एज नीरिस एंड ट्यूबवॉर्म्स। सो जो नीरिस और ट्यूबवॉर्म्स होते हैं वो बरोइंग दिखाते हैं। सो बरोइंग बरोइंग जो है वो आप कहाँ कर पाएंगे? क्या बरोइंग को आप मडी या रॉकी सबस्ट्रेटा में आप जाके बरो बनाएंगे? और वो भी इतने छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स क्या यहाँ पे बरो बना सकते हैं? सो जो बरोइंग होता है दैट इज मेनली फाउंड इन सैंडी सबस्ट्रेटम, क्योंकि सैंड में बरो बनाना बहुत ही आसान है और ये छोटे-छोटे ऑर्गेनिजम्स आराम से सैंड में बरो बना के रह सकते हैं। सो ये क्या करेंगे? ये हमारे पास सैंड में बरो बना के रहेंगे। सो सैंडी सबस्ट्रेटम इज द सबस्ट्रेटम फॉर बरोइंग, कि यहाँ पे जो है बरोइंग आसानी से हो सकती है इन कंपैरिजन टू रॉकी सबस्ट्रेटा एंड मडी सबस्ट्रेटा। देन बिल्डिंग क्यूब्स। सो क्यूब्स बनाना कहाँ पे आसान होगा? सो जो एनिमल्स होते हैं सच एज zooplankton live by building cubes or cube-like aggregates in muddy substrata. And these small cubes help animals in passive feeding. तो जो zooplankton होते हैं वो क्यूब्स बना के रहते हैं या क्यूब लाइक एग्रीगेट्स बना के रहते हैं मडी सबस्ट्रेटम में, और ये जो स्मॉल क्यूब्स होते हैं वो एनिमल्स को हेल्प भी करते हैं इन पैसिव फीडिंग। सो मडी सबस्ट्रेटम में जो है ये एनिमल्स सच एज zooplankton वो क्यूब्स बना के रहते हैं, और ये क्यूब्स फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास बिल्डिंग क्यूब्स का। देन होल्ड फास्ट एंड पेडंकल के लिए। सो होल्ड फास्ट एंड पेडंकल क्या है? दे आर द ऑर्गन्स possessed by sea animals for attachment present in organisms such as sponges. सो ये जो है होल्ड फास्ट एंड पेडंकल, ये तो हमारे पास ऑर्गन्स हैं। सो ये सी एनिमल्स possess करते हैं, एंड ये किस लिए हेल्प करते हैं? सो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो और ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं टू रिमेन अटैच्ड टू द रॉक्स ड्यूरिंग द वाटर फ्लो। सो रॉकी सबस्ट्रेटम में एनिमल्स के पास कौन सा अडेप्टेशन होगा? सो होल्ड फास्ट एंड पेडंकल का अडेप्टेशन होगा, जहाँ पे वो इन चीजों को यूज करेंगे फॉर अटैचिंग देम टू द रॉक्स। अगर वाटर फ्लो बहुत तेज है और वो अपने आप को किसी रॉक के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो वो इन होल्ड फास्ट या पेडंकल का यूज करेंगे। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, categorize the following plants into hydrophytes, halophytes, mesophytes and xerophytes and give reasons for your answers. तो हमें इन फॉलोइंग प्लांट्स को कैटेगराइज करना है हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स में।
सबसे पहले है सैल्विनिया। जो सैल्विनिया है, इट इज फाउंड इन वाटर एंड इट इज यूजुअली पार्शियली सबमर्ज्ड इनटू इट। सैल्विनिया जो है वो वाटर के अंदर मिलता है एंड पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट है सैल्विनिया। सैल्विनिया को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट, यानी पानी के अंदर रहने वाला प्लांट इज सैल्विनिया एंड दैट इज आल्सो पार्शियली सबमर्ज्ड। हमें दो चीज याद रखनी है कि सैल्विनिया हाइड्रोफाइट है एंड हाइड्रोफाइट में भी वो पूरी तरह से सबमर्ज नहीं है, पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट है। दैट इज सैल्विनिया। देन वी कम टू ओपनशिया। ओपनशिया क्या है? ओपनशिया इज फाउंड इन डेजर्ट और ड्राई हैबिटेट्स। ओपनशिया डेजर्ट्स या ड्राई हैबिटेट्स में देखने को मिलता है एंड इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। ओपनशिया जो है जीरोफाइट है, यानी जो डेजर्ट प्लांट्स में या ड्राई इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलते हैं उनको हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। ओपनशिया इज फाउंड इन डेजर्ट और ड्राई हैबिटेट्स और लीव्स जो है स्पाइन्स में मॉडिफाइड होते हैं। ओपनशिया इज अ जीरोफाइट। देन थर्ड हम आते हैं राइजोफोरा पे। जो राइजोफोरा है, इट इज फाउंड अलोंग द सी शोर and marshy areas with high salt concentration. Thus, Rhizophora is a halophyte. जो राइजोफोरा होता है वो सी शोर के अलोंग मिलता है एंड मार्शी एरियाज, यानी जो भी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले एरियाज हैं, मार्शेस हैं, वहां पे राइजोफोरा देखने को मिलेगा। ये हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले एरियाज को हम बोलते हैं, जहाँ इन प्लांट्स को बोलते हैं हम हैलोफाइट्स। Then what is Mangifera? Mangifera indica जो है, that is the mango plant and it is a terrestrial plant. It requires a moderate amount of water to grow and does not require extreme hot or cold temperature. Mangifera indica mango plant के बारे में हम सबको पता ही है कि moderate amount of water चाहिए रहता है और extreme hot और cold climate नहीं चाहिए इसको grow करने के लिए। जो Mangifera है, जो मैंगीफेरा है, इट इज अ मीजोफाइट। मीजोफाइट, यहाँ पे हो गया सैल्विनिया इज अ हाइड्रोफाइट, देन ओपनशिया इज अ जीरोफाइट, राइजोफोरा इज अ हैलोफाइट, एंड मैंगीफेरा इज अ मीजोफाइट। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक पॉन्ड है, इन अ पॉन्ड वी सी प्लांट्स व्हिच आर फ्री फ्लोटिंग, रूटेड सबमर्ज्ड, रूटेड इमर्जेंट, रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स। राइट द टाइप ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट ईच ऑफ देम। ये कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा फ्री फ्लोटिंग है, कौन सा रूटेड सबमर्ज्ड है, कौन सा रूटेड इमर्जेंट है एंड कौन सा रूटेड है विद फ्लोटिंग लीव्स। हमें सारे प्लांट्स को कैटेगराइज करना है, एक एक करके हम देखते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रिला। हाइड्रिला इज अ रूटेड सबमर्ज, यानी पूरा पानी के अंदर होगा और रूट्स भी पानी के अंदर होंगे। हाइड्रिला इज अ सबमर्ज्ड aquatic plant. It is rooted in the bed of the water body and its branches reach the surface of water and tends to form dense mats. It is found in lakes, ponds, rivers, reservoirs, etc. ये फ्रेश वाटर प्लांट है, रूटेड रहता है टू द वाटर बेड एंड सबमर्ज रहता है पूरी तरह से। ब्रांच जो है सरफेस ऑफ द वाटर को पहुंचती है एंड डेंस मैट्स बनाती है एंड ये लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में, रिजर्वॉयर्स में मिलता है। इट इज अ रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। देन टाइफा इज अ रूटेड इमर्जेंट प्लांट। टाइफा इज एन एक्वेटिक प्लांट। इट हैज fibrous roots present in the substratum of the water body और इसके branches जो है water body के बाहर आएंगे to absorb maximum sunlight. So it is a rooted emergent plant. It mainly grows in brackish water and is also found in fresh water. So brackish water यानी जो हमारे पास बैक वाटर्स में फाउंड होता है, यानी सॉल्टी वाटर मेनली, एंड इट और फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकता है, पर मेनली रूटेड इमर्जेंट प्लांट है एंड ब्रैकिश वाटर में देखने को मिलता है। टाइफा हो गया हमारे पास। देन वी कम टू निम्फेया। जो निम्फेया है, दैट इज रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स। निम्फेया को हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज
water lily. So Nymphaea is also known as water lily and it is an aquatic plant. It has circular shaped floating leaves. यानी रूट तो होगा हमारे पास अंदर, पर जो leaves हैं वो float करेंगी on the surface of water. So this is the plant water lily, जिसको हम Nymphaea के नाम से भी जानते हैं. So it is a rooted plant with floating leaves. Then we come to D, that is Lemna. Lemna is a free floating plant. So Lemna is a free floating aquatic plant commonly known as duckweeds. Its leaves float on the surface of water. It has a single root and it can be used as a model plant for various studies such as biopharmaceuticals. So जो लेमना है, it is a free floating aquatic plant और इसको हम duckweed भी बोलते हैं. It will float on the surface of water और root वहीं पे होगा, floating ही होगा. And so ये एक free floating plant है. Then हमारे पास Vallisneria है. So Vallisneria भी हो जाएगा हमारे पास rooted and submerged like the first, that is Hydrilla. So Vallisneria जो है, it is a submerged aquatic plant with its roots embedded in the ground of the water body. And ये fresh water में देखने को मिलता है. And its leaves arise from roots and clusters and form dense meadows within the water body. So it is a rooted submerged plant. तो जो Vallisneria and Hydrilla है वो almost similar लग रहे हैं. Vallisneria and Hydrilla are rooted submerged. Typha is rooted emergent. Nymphaea is rooted with floating leaves. And जो Lemna है, it is a free floating plant. So हमने सबको अच्छे से कैटेगराइज कर दिया और सबके कुछ कुछ फीचर्स भी देख लिए कि कौन से टाइप के वाटर में फाउंड होता है. So that is about question number 8. Now we come to question number 9. The density of a population in a habitat per unit area is measured in different units. Write the unit of measurement against the following. So अगर हमें density of population in a habitat को measure करना है per unit area, तो हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज कर सकते हैं. तो हमें इन सब का यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना है. बैक्टीरिया, बन्यान, डियर एंड फिश. तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया. तो हम डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया को कैसे मेजर कर सकते हैं. सो जो बैक्टीरिया है, दे फॉर्म कॉलोनीज व्हेन ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट. तो हमें पता है कि जब हम कल्चर प्लेट पे अगर बैक्टीरिया को उगाएंगे तो वो कॉलोनीज फॉर्म करेंगे आर्टिफिशियल मीडिया पे. एंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्लेटेड पर यूनिट एरिया इज द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द हैबिटेट. तो जो बैक्टीरिया उस कॉलोनी में ग्रो करेंगे, उन बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट एरिया. सो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे प्लेटेड पर यूनिट एरिया, उसी को हम बोल देंगे द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द हैबिटेट. सो अगर हमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग पर यूनिट एरिया ऑन द बैक्टीरियल ग्रोथ प्लेट, जो कि एक आर्टिफिशियल मीडियम है. सो दैट इज हाउ वी विल मेजर द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया. देन आते हैं हम, हाउ विल वी मेजर द डेंसिटी ऑफ banyan ट्री. सो जो banyan ट्रीज होती हैं उनका लिविंग बायोमास प्रोड्यूस होता है बाय फोटोसिंथेसिस. And the amount of biomass each banyan tree has in a population per unit area is the density of the banyan tree. So, जो biomass per unit area एक banyan tree जो है उनका living mass biomass produce होता है by photosynthesis, और जो amount of biomass एक banyan tree produce करेगा in the population per unit area. So biomass per unit area को हम ले लेंगे as a measurement for the density of banyan tree. ठीक है, तो ऐसे हम banyan tree की density को measure करेंगे in terms of biomass per unit area. Then we come to deer, कि हम कैसे density of deer population को कैसे measure करेंगे. So हम सीधे जो deer का number है उसको count कर लेंगे. So the number of deer in a given area is the density of deer population in a given habitat. So deer को count करके हम density of deer population in a given habitat निकाल सकते हैं. So number per unit area is the measurement of density of deer population.
Then measurement of density of fish population. So weight of fish per unit area in which they are living is the density of the fish population. So fish की density को हम निकालते हैं as weight per unit area. So weight of fish per unit area in which area they are living. So एक एरिया है वहां पे फिशेस हैं तो उनका वेट पर यूनिट एरिया जब हम निकालेंगे इतने एरिया में मान लीजिए इन फिशेस का वेट और इस जगह का एरिया that will be the density of fish population. So ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 9 जहां हमने देखा कि हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूज ऑफ डिफरेंट इंटाइटीज की डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, label the 3 tiers 1, 2 and 3 given in the above age pyramid. तो ये एक एज पिरामिड है, आप इसको लेबल करिए. देन ये जो एज पिरामिड है वो कौन से टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी बताइए. सो व्हाट इज अ एज पिरामिड? सो जो एज पिरामिड होता है दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन. सो जो एज कॉम्पोजिशन होता है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एज पिरामिड बोलते हैं. सो यहाँ पे इधर है हमारा एज इन ईयर्स एंड इधर हमारा है पॉपुलेशन परसेंटेज और ये होता है एज पिरामिड. ये एज पिरामिड है हमारे पास, ठीक है. तो इधर एज है और इधर पॉपुलेशन का परसेंटेज है. सो दैट इज ये एज पिरामिड का यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ द age composition of a specific population. Now एज ग्रुप्स क्या क्या होते हैं डिफरेंट, तो हम 1 2 3 को लेबल करना था. सो डिफरेंट एज ग्रुप्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ईच टायर इन अ एज पिरामिड. मेजर एज ग्रुप्स आर प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. सो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव होता है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो जो टायर 1 है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? It represents a pre-reproductive age group. टायर 2 में है हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे दे विल बी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर. एंड टायर 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. सो 1 इज प्री रिप्रोडक्टिव, 2 इज रिप्रोडक्टिव एंड 3 इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव. सो अब हमें बताना है टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. So in the given age pyramid, the pre-reproductive population is more than the post-reproductive population. तो हमें दिख रहा है कि pre-reproductive population ज्यादा है, आप ये परसेंटेज था population का. So this type of population is called expanding because individuals in the pre-reproductive age group will soon become reproductively mature. तो आप ही सोचिए कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा हैं तो वो जल्दी ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाने वाले हैं. फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा क्योंकि जो इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. यानी वो कुछ ही दिन में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में चले जाएंगे, फिर वो कुछ दिन में रिप्रोड्यूस करने लगेंगे. तो पॉपुलेशन जो है that will expand or increase. So population is expanding. So हमारे पास ये जो एज पिरामिड है वो expanding population को represent करता है and that is question number 10. अब हम आते हैं next question number 11 की तरफ. In an association of two animal species, one is a termite which feeds on wood and the other is a protozoan, Trichonympha, present in the gut of the termite. What type of association they establish? तो एक एसोसिएशन है, एक इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है बिटवीन टू एनिमल्स जिसमें एक तो टर्माइट है, ठीक है, और ये टर्माइट वुड खाता है. तो टर्माइट यानी दीमक वुड खाता है. और दूसरा प्रोटोजोन है ट्राइकोनिम्फा जो इस टर्माइट के पेट में रहता है. अब इनके बीच का एसोसिएशन को आप क्या नाम देना चाहेंगे और आप क्यों इस एसोसिएशन को ऐसा बोलेंगे, तो वो हमें आंसर करना है. सो इट इज म्यूचुअलिज्म. सो म्यूचुअलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज जहाँ पे वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं.
सो व्हाट म्यूचुअलिज्म बिटवीन ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट. सो जो प्रोटोजोन ट्राइकोनिम्फा है, इट इज एन इंडो सिम्बायोन दैट लिव्स इन द हाइंड गट ऑफ टर्माइट्स. तो जो ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोन है, एक इंडो सिम्बियोन्ट है, यानी इंडो यानी अंदर रहता है और सिम्बियोन्ट यानी अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है इस टर्माइट के साथ. सो इस टर्माइट के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है इन द हाइंड गट. तो ये क्या करता है, ये कुछ इसको कुछ हेल्प करना चाहिए टर्माइट को अंदर रह के, तभी तो म्यूचुअल एसोसिएशन हम बोलेंगे. सो इट हेल्प्स द टर्माइट टू डाइजेस्ट वुड बाय सिक्रीटिंग द एंजाइम ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेजेस. सो टर्माइट तो वुड खाए जा रहा है, अब उसको वुड डाइजेस्ट भी करना है. तो उसके डाइजेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है वो कौन देता है, वो ट्राइकोनिम्फा देता है जो उसके पेट के अंदर रह रहा है. सो एंजाइम ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइजेस वो दे देता है. और ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, सेल्यूलोज ऑफ वुड इनटू सिंपल शुगर्स में उसको कन्वर्ट कर देता है. जो सेल्यूलोज है वुड के अंदर, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा. और in turn the termite provides the space and shelter to Trichonympha to live. तो ट्राइकोनिम्फा के पास कोई स्पेस और शेल्टर नहीं है रहने के लिए, तो वो उसके हाइंडगट में आराम से रह सकता है. तो वो उसको स्पेस और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है जिंदा रहने के लिए. Without Trichonympha, termites would not have been able to digest wood and would eventually die. सो जो टर्माइट वुड को खा रहा है वो बस खाए जा रहा है, उसके पास तो डाइजेस्ट करने का एंजाइम ही नहीं है. और उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसने हेल्प किया, ट्राइकोनिम्फा ने. तो अगर ट्राइकोनिम्फा नहीं होता, सपोज करिए, तो ये टर्माइट जो वुड को खा रहा है उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता. सो इवेंचुअली जो टर्माइट है उसकी डेथ हो जाती. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, सो इट इज म्यूचुअलिज्म. दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. ट्राइकोनिम्फा उसको वुड डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है और इन टर्न जो टर्माइट है वो ट्राइकोनिम्फा को शेल्टर एंड स्पेस प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए, टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट. सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. Lianas are vascular plants rooted in the ground and maintain erectness of their stem by making use of other trees for support. They do not maintain direct relation with those trees. Discuss the type of association the lianas have with the trees. तो इसमें बोल रहा है कि lianas vascular plants होते हैं, ग्राउंड में रूटेड होते हैं, पर जो ये इरेक्टनेस ऑफ देयर स्टेम मेंटेन करते हैं उसके लिए वो दूसरे ट्रीज का सपोर्ट लेते हैं, पर उन ट्रीज के साथ इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. सो ये कौन सा टाइप का इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन है, फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमें मिला है और हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन है. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लियाना का तो बेनिफिट हो रहा है, पर इस प्लांट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये पहले भी जिंदा था, अभी थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करके भी जिंदा ही रहेगा. So this type of relationship is known as commensalism. So commensalism is the interaction between two organisms belonging to two different species where one organism is benefited while the other remains unaffected. तो एक organism का benefit होगा और दूसरा unaffected रहेगा. तो इस टाइप के relationship को हम क्या बोलेंगे, commensalism बोलेंगे. So the association between lianas and trees. So lianas maintain erectness of their stem by taking support of other trees. ठीक है, they get the benefit from other trees for the support they require, whereas the trees remain unaffected by the presence of lianas. तो आप ही सोचिए, लियाना को सपोर्ट चाहिए था, उसने ट्री से ले लिया, ट्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. ट्री तो तब भी जिंदा था, आगे भी जिंदा रहेगा. तो ये जो एसोसिएशन है यहाँ पे लियानास का बेनिफिट हो रहा है. दिख रहा है हमें कि लियानास तो अब इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं विद बाय द हेल्प ऑफ दीज ट्रीज, बट जो हमारे पास ट्रीज हैं उनको ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है. यानी कोई न्यूट्रल है ट्रीज यहाँ पे इस केस में. सो द एसोसिएशन बिटवीन लियानास एंड ट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसालिज्म. सो ये कॉमेंसालिज्म इंटरस्पेसिफिक रिलेशन, जो इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन जो कॉमेंसालिज्म के नाम से जाना जाता है,
वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इन बिटवीन लियानास एंड दीज ट्रीज. सो दैट इज द दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ. Give the scientific names of any two microorganisms inhabiting the human intestine. तो human intestine में आप दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स बताइए जो ह्यूमन इंटेस्टाइन को इनहैबिट करते हैं या ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो रहते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. सो जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है इट हैज इट्स ओन माइक्रोबायोटा. जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है वहां पे उसका अपना माइक्रोबायोटा है, यानी वहां पे अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रह रहे हैं, एक हैबिटेट जैसा है. सो इट इनहैबिट्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो हमें बस 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताने हैं जो जनरली ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. सो दे आर एस्चेरिचिया कोलाई एंड लैक्टोबैसिलस. सो एस्चेरिचिया कोलाई या फिर ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया that inhabits the large intestine and helps in the production of vitamin K which is absorbed by us. तो Escherichia coli human intestine को inhabit करता है एंड साथ ही vitamin K के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है जो हम फिर यूज करते हैं for our own benefit. So Escherichia coli is one of the microorganisms that is inhabiting, जो हमारे पेट में रहता ही है माइक्रोबायोटा के फॉर्म में. Then लैक्टोबैसिलस है हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया जो इनहैबिट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन which increases the absorption of essential nutrients and also checks the growth of harmful bacteria. So जो लैक्टोबैसिलस है वो essential nutrients के absorption में एक तो हेल्प करेगा और साथ ही हार्मफुल जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको भी ये प्रिवेंट करेगा. सो एक साथ दो काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा रहा है एंड साथ ही जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको ग्रो करने से भी रोक रहा है. सो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने बता दिए जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलते हैं. सो दे आर एस्चेरिचिया कोलाई एंड लैक्टोबैसिलस. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. व्हाट इज अ ट्री लाइन? आप ट्री लाइन को एक्सप्लेन करिए. ट्री लाइन की क्या डेफिनेशन है? ट्री लाइन से आप क्या समझते हैं? सो ट्री लाइन इज द बाउंड्री और एन एज ऑफ द हैबिटेट where trees are capable of growing but beyond which trees do not grow. So it is also called timber line. So एक हैबिटेट है उसकी एक बाउंड्री या एज होती है जहां तक ट्रीज ग्रो कर सकती हैं, पर अगर आप उस लाइन या बाउंड्री को क्रॉस कर दें तो वहां पे ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री लाइन कि एक बाउंड्री या एज है जहां ट्रीज capable of growing है and beyond that trees won't grow. So the growth of the tree is inhibited beyond tree line because of the following environmental conditions: lack of moisture, cold temperature and high altitude. So beyond the tree line क्या होता है? moisture नहीं होता है, temperature जो है वो कम रहता है and altitude जो high रहता है. So beyond the tree line, the trees will show stunted growth and form dense massive bushes. तो क्योंकि lack of temperature है, cold, lack of moisture है, temperature जो है वो favorable नहीं है and altitude बहुत ही high है. So trees जो है अपने grow नहीं कर पाएंगी and क्या होगा? They will form a dense massive bushes. वो अपना जो जैसे ट्री को ग्रो करना चाहिए वैसे ग्रो नहीं कर पाएंगे. So that is about question number 14. Next हम आते हैं question number 15 पे. Define zero population growth rate. Draw age pyramid for the same. ठीक है. तो अब हमने age pyramid की definitions तो देख ली थी. अब हमें बोल रहा है कि आप zero population growth rate को define करिए. So zero population growth rate कब होगी? तो इसका मतलब क्या है? Literal meaning से आ रहा है कि population grow ही नहीं कर रही है, ना तो ग्रो कर रही है और ना ही कम हो रही है, यानी स्टेबल हो गई है. सो ये कब हो रहा है? जब नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स सब सेम हो गए, यानी प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव सारे के नंबर्स इक्वल हो गए
तो हमारा पॉपुलेशन पूरा का पूरा स्टेबल हो गया, ना तो डिक्लाइन कर रहा है ना ही ग्रो कर रहा है, यानी ग्रोथ रेट 0 है, डेथ रेट भी 0 है। सो ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, डेथ रेट भी कांस्टेंट है। सो जो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, नाइदर ग्रोइंग है नॉर डिक्लाइनिंग है। सो अगर हमें एज पिरामिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये रिप्रोडक्टिव है एंड ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, तो हम ऑलमोस्ट इक्वल बनाएंगे, यानी हम इस टाइप का एज पिरामिड बनाएंगे कि जहां नंबर्स ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। सो दैट विल बी हमारा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का एज पिरामिड। ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टर्स दैट आर एम्प्लॉयड इन ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें आप 4 कैरेक्टर्स जिसको आप ध्यान में रखते हैं उनको आप बताइए, उनको आप लिस्ट करिए। सो जो ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस है, that is a survey of collecting, evaluating the data of the number of humans living in the area। हमें सेंसस तो पता है कि हम नंबर को मेनली देखना चाहते हैं कि एक एरिया है, हम सर्वे कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग इन एन एरिया का पूरा जब हम सर्वे करते हैं तो उसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं। सो उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि कितने ह्यूमंस रह रहे हैं, फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उनका एज ग्रुप क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उनका एज ग्रुप क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब हम देखते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं इन ह्यूमन पॉपुलेशन सेंसस। तो सबसे पहले हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। सो जो पॉपुलेशन के जो है 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स होते हैं जो हमने देखा है। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। And their comparative abundance determines the reproductive status of the population. So, reproductive status of the population का अगर हमको जानना है, so हम इन 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स में देखेंगे कि कितने इंडिविजुअल्स हैं, और इससे हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पता चल जाएगा एंड हम पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोइंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। सो दिस इज अबाउट एज डिस्ट्रीब्यूशन। Then sex ratio, male to female ratio. So sex ratio refers to the ratio of males and females. तो ये भी हम एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जो ध्यान में रखते हैं जब हम पॉपुलेशन स्टडीज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा natality and mortality. So natality refers to the number of births during a given period in the population, and जो हमारे पास मोर्टालिटी है उसका क्या नंबर, उसका क्या मतलब है। सो मोर्टालिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। सो नेटालिटी में नंबर ऑफ बर्थ्स आ गया एंड जो मोर्टालिटी है उसमें नंबर ऑफ डेथ्स आ गया। सो ये भी टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम कंसिडर करेंगे जब हम पॉपुलेशन सेंसस करेंगे कि नेटालिटी कैसा है, मोर्टालिटी कैसा है in the given population in the given area. Then population density. So population density is the number of individuals of a species per unit area or space at a given time. So number of individuals of a species कितना है per unit area और space, वहां पे उसको हम population density बोलेंगे। एंड population density हमने देखा था कि हम कैसे मेजर करते हैं। So number of individuals per unit area या फिर per unit space in a given time से हम निकालते हैं कि population density कितनी है। So क्या क्या हमने देखा, पहले तो हमने age distribution देखा, then हमने sex ratio देखा, then हमने natality and mortality देखा, and finally हमने क्या देखा, population density देखा। So ये होते हैं हमारे 4 characters अगर हमें देखने हैं in human population census। Then next है हमारे पास question number 17. Give one example for each of the following types. तो हमें इन सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। सबसे पहला है हमारे पास माइग्रेटरी एनिमल। सो माइग्रेटरी एनिमल्स क्या होते हैं? सो माइग्रेटरी एनिमल्स मूव टेम्पोररीली
from a stressful habitat to a habitat which is more hospitable and favorable for their survival to avoid stressful conditions and return to their habitat when the stressful period is over. तो ये माइग्रेटरी एनिमल्स क्या करते हैं कि इनके जगह में कोई भी स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आने वाला है, इनको पता है, तो वो वहां से भाग जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ जो हॉस्पिटेबल हो, यानी जो कॉम्पैरेटिवली रहने के लिए आसान हो और इनको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और जब ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस इनके घर पे आई हैं, वो जब खत्म हो जाएगी तो ये वापस आ जाएंगे। So thousands of Siberian cranes migrate from Siberia during winters to Keoladev National Park in Rajasthan. तो साइबेरियन क्रेन्स को पता है कि साइबेरिया में विंटर में वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी, तो वो अपने जो हार्श हैबिटेट है साइबेरिया में उसको छोड़ के आराम से कलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान में वहां आ जाती हैं। जब तक विंटर्स रहते हैं वहां पर रहती हैं और फिर साइबेरिया अपने घर वापस चली जाती हैं। सो दिस इज अबाउट माइग्रेटरी एनिमल। नेक्स्ट हम देखते हैं केमोफ्लेज्ड एनिमल। सो केमोफ्लेज्ड एनिमल कौन से होते हैं? So camouflaged animals are those which change their color to blend themselves with their surrounding. So camouflaging का मतलब हमें पता है कि ये क्या करेंगे, अपने आप को सराउंडिंग से ब्लेंड करने के लिए अपना कलर चेंज कर लेंगे। ये एक अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है कि ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये अपने आप को सराउंडिंग से ब्लेंड कर पाए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम बीइंग डिटेक्टेड बाय देयर प्रेडेटर्स। सो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स के? कैमेलियंस, सम फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स चेंज देयर कलर्स। तो कैमेलियन होता है हमारे पास जो कैमोफ्लेजिंग का प्राइम एग्जाम्पल है। देन सम फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स कैन आल्सो चेंज देयर कलर्स। देन सी है हमारे पास प्रेडेटर एनिमल। सो व्हाट इज अ प्रेडेटर एनिमल? प्रेडेटर यानी जो किसी के ऊपर फीड करता है। So animals that can feed their animals to fulfill their energy requirements are called predators. तो जैसे lion deer को खाता है, so lion is a predator and the animals who are killed and fed upon are called prey. तो deer यहाँ पे prey हो गया और lion हो गया predator। जो मार रहा है और खा रहा है उसको हम predator बोलते हैं, and जो मारा जा रहा है और जिसको खाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम prey बोलते हैं। So this is prey and predator. सो प्रेडेटर का हमने एग्जाम्पल दे दिया, लायन है एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेडेटर। देन वी कम टू बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी प्रेडेटर्स, पैथोजेंस व्हिच कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज इंसेक्ट्स एंड फिश, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। सो ये क्या हो सकते हैं? ये प्रेडेटर्स हो सकते हैं यानी ये खा सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं यानी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या करते हैं? They basically control the population of other organisms जैसे कि insects and pests. So best example है हमारे पास Gambusia fish. So Gambusia fish क्या है? It is a biological control agent of mosquitoes. So Gambusia fish करती क्या है? So जो Gambusia fish है, it feeds on the larval stage of mosquitoes. So Gambusia fish का खाना जो है ना वो लार्वल स्टेज ऑफ मॉस्किटोज है, तो वो लार्वल स्टेज ऑफ मॉस्किटोज को खा जाती हैं। सो क्या होगा? लार्वा मॉस्किटो में डेवलप नहीं होगा एंड इससे डिजीजेस सच एज डेंगू एंड मलेरिया व्हिच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज ये प्रिवेंट हो पाएंगे बिकॉज हमने गैम्बूसिया फिश को यूज किया दैट विल एक्ट एज अ प्रेडेटर फॉर दिस लार्वा एंड मॉस्किटो, लार्वा स्टेज ऑफ मॉस्किटोज एंड फीड ऑन दिस लार्वा। So that is about Gambusia fish and biological control agent. Then we come on phytophagous animal. So what is a phytophagous animal? Phytophagous, plant को खाने वाला, phytophagous. So animals that feed on plant parts and plant sap are called phytophagous animals. तो phytophagous animals के examples क्या क्या होते हैं? So हमारे पास insects such as butterflies suck nectar and are termed phytophagous. तो butterflies जो है वो nectar को suck करते हैं, हमें पता है, तो हम उनको phytophagous बोलते हैं because nectar is also a part of the plant जो butterflies suck कर रही हैं. So insects such as butterflies are termed phytophagous. Then the next is chemical defense agent. So what is a chemical defense agent? So are the substances produced
by an organism that reduce। अगर मैं एक प्रे हूँ और मुझे कोई प्रेडेटर खाना चाहता है तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रही हूँ जिससे मुझे वो प्रेडेटर खाना ही नहीं चाहेगा। ये मतलब मेरा रिस्क ऑफ प्रेडेशन यानी मेरा रिस्क ऑफ मारा जाना बाय द प्रेडेटर वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा हार्मफुल केमिकल डिफेंस एजेंट को प्रोड्यूस कर रही हूँ या ऐसा कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो जो कैलोट्रोपिस है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। सो कोई भी एनिमल से होता है कि कैलोट्रोपिस है ग्लाइकोप्रोड्यूस आने से तो यहाँ पे कैलोट्रोपिस क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल डिफेंस एजेंट, तो उसका क्लियर आ जाना और सो दैट इज अबाउट केमिकल डिफेंस एजेंट। और इसी के साथ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कंप्लीट होता है। सो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 17 तक ही करेंगे। उसके बाद हमारे बचते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने काफी सारी नई चीजें सीखी, हमने काफी सारा चीजें ऐसी सीखी जिनको हमें मेमोराइज करना है, जैसे इन प्लांट्स के नाम और ये कैसे रहते हैं इन द वाटर। देन हमने यहाँ पे काफी सारे न्यू टर्म्स देखे, केमिकल डिफेंस एजेंट का टर्म देखा, फिर हमने एज पिरामिड के बारे में पढ़ा। तो ये आज कुछ नई चीजें हमने सीखी हैं इस चैप्टर में, तो आप इन चीजों को रिवाइज करिए और इनको अपने अंदर समझने की कोशिश करिए, एसिमुलेट करिए अपने अंदर। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।